गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे आपके अपने गुलकंदी स्कूल में। मैं आप सभी का कुलदीप शर्मा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर हूं। अब इस साल यानी कि आने वाले सालों में आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी दो बातें करना चाहता हूं। फर्स्ट, हम कॉमर्स लेने का प्लान कर रहे हैं या कुछ लोग ऐसा है कि भाई ले चुके हैं। जो ले चुके हैं वेरी गुड, जो लेने का भी प्लान कर रहे हैं उन दोनों लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, एक डिस्कशन है माइनर सा, कि हम कॉमर्स क्यों ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है, हमारे पेरेंट्स पूछते हैं, रिलेटिव पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं कि हम लोग कॉमर्स क्यों ले रहे हैं, व्हाट्स द फ्यूचर। देखो बेटा, कोई भी चीज़ आपने 10th बोर्ड कर ली है, अकॉर्डिंग टू दैट, बोर्ड का मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ, बोर्ड अगर गवर्नमेंट ले रही है दैट मीन्स वो गवर्नमेंट ये समझती है कि 10th करने के बाद और हमें ऑप्शन दे रही है, यानी स्टूडेंट को ऑप्शन दे रही है, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट का ये मानना है कि 10th एक क्या था, एक स्पीड ब्रेकर था, एक पुल था जिसे हमने पार कर लिया, यानी बच्चों ने पार कर लिया। अब वो बच्चे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो भी स्ट्रीम्स हैं उन सारे स्ट्रीम्स को चूज़ करके अपना फ्यूचर इसमें सिक्योर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप। क्या फ्यूचर में स्कोप है, इसको ध्यान में रखते हुए सब में अच्छे स्कोप हैं। लेकिन मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता देना चाहता हूँ, आपको पता भी होगा कि कॉमर्स क्यों ले रहे हैं। क्यों लेने का मतलब जॉब करना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है, बिजनेस करना है, लायक बनना है कुछ, वेरी गुड। लेकिन कैसे, क्या करोगे फ्यूचर में कि भाई कॉमर्स ले ली तो आप क्या करोगे। देखिए, कॉमर्स लेने के बाद जो इंडिया और आई थिंक वर्ल्ड लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो माने हुए कोर्सेज हैं इंडिया में, जिनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू भी उस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बिलो 2% और 1% के अंडर आता है, जिसमें आता है सबसे पहले जिसका कॉमन नाम चल रहा है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। तीसरे नंबर पर आता है बेटा ICWA, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। ये 3 प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। और एक आता है हमारा क्लैट। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो स्पेशली हम लोग मानते हैं, और होता भी है कॉमर्स वाले स्टूडेंटों को मेनली इसमें जाना चाहिए, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है और मेनली कॉमर्स वाले स्टूडेंट जाते भी हैं। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, अदर बच्चे भी जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो ऊपर के तीनों कोर्सेज है, सीए, सीएस, ICWA, इंडिया लेवल के कोर्सेज है, जिनके बारे में अभी मैं आपसे बोल रहा था कि भाई इनका परसेंटेज रेशियो बिलो 2% और 1% ही जाता है। इसमें आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता, लेकिन यदि आपने इन कोर्सेज के अंदर मेहनत करी, यदि आप इन कोर्सेज के अंदर आगे बढ़े, तो यकीनन लाइफ आपकी सेट हो जाती है। लाइक ए डॉक्टर, जिसको हम कॉमनली जानते हैं एक डॉक्टर होता है, उस तरीके से ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। कॉमर्स के अंदर जो प्रोफेशनल डिग्री कोई पूछे तो सीए, सीएस, ICWA इनका नाम आता है। और एक आता है क्लैट का। क्लैट का बेटा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पास आउट करना पड़ता है, जो कि आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया भी जिसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मैं क्लासरूम्स में आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। क्लैट के अंदर एंट्रेंस थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार एंटर होने के बाद योर लाइफ विल बी सेट, यानी कि लॉ एग्जामिनेशन है। आपको लॉ यानी कानून न्यायिक व्यवस्था में जाना है, सीधे जज का एग्ज़ाम देना है, या फिर आपको क्या नाम है किसी कंपनी के अंदर लीगल एडवाइज़र उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यू शुड बी क्लैट कंप्लीटेड, आपको क्लैट होना चाहिए, ये हमारे को कहा गया है। चलिए अब थोड़ा सा लोअर लेवल पर आ जाते हैं। भाई सर इतना तो मत बताओ यार, ये तो बहुत हाई लेवल का हो गया। चलिए इससे थोड़ा सा लोअर लेवल पर आ जाते हैं कि भाई सेकंड ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन, वो सेकंड ऑप्शन ना होकर बहुत सारे ऑप्शंस बच जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बेटा कि कॉमर्स के अंदर जो मेनली हम जो अवेलेबल, एक तो होता है अकाउंट्स,
ठीक है। एक अपना अकाउंट्स होता है, एक होता है बेटा अपना इको, और एक होता है बिजनेस। एक कंप्यूटर भी स्कोप में आता है, उसको मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ। अकाउंट्स के अंदर आप लोग अगर स्पेशली अकाउंट्स का ऑनर्स से बीकॉम करते हैं तो आपको अकाउंटिंग फील्ड के अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग एग्जाम्स है, बहुत सारे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑनर्स के अंदर मांगा जाता है, यानी कि एक अकाउंट्स के महारथी जिसे अपन कह सकते हैं वो हो गए। उसी तरह इको के अंदर भी होता है, उसी तरह बिजनेस के अंदर भी होता है। उसके बाद आप लोग क्या नाम है, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ 12th क्लास के बाद के ऑप्शंस बताता हूँ बेटा। आप लोग चाहो तो बीकॉम कर सकते हैं, आप चाहें तो BBA कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो BCA कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को 12th क्लास के बाद देखने को मिलते हैं। ये होने को तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो भाई वो नॉर्मल है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक छोटी सी चीज़ को भी करो ना लगन से और मेहनत के साथ और अच्छी मेहनत के साथ, यकीन मानिए ये जो ग्रेजुएशन आप लोग बहुत छोटी चीज़ मान रहे हैं ना, इस ग्रेजुएशन के करने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को पा चुके हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स करते हैं। हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। आप इको के अंदर बहुत सारे, क्योंकि मैं इको पढ़ाता हूँ इसलिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, बोलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम्स लगता है भाई, आपके हमारे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम्स लगता है, बहुत सारे ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस इको के अंदर आता है, बैंकिंग, या मैं भूल गया था सॉरी, अपना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बैंकिंग स्कोप, बैंक की एग्ज़ाम जिसके लिए IBPS नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, वो एग्ज़ाम यानी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये बना है, यूँ कह लीजिए कॉमर्स का ही है। इन सभी एग्ज़ाम्स को आप लोग फाइट करके आप अपना सुनहरा भविष्य, जिसे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू देख सकते हैं या फिर आप लोग प्राइवेट एग्ज़ाम के थ्रू देख सकते हैं, जो भी है बहुत सा हर चीज़ में स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके बाद BBA के बाद MBA करके बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस से कीजिए, कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप लोग अपना HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से कीजिए, भले ही कंपनी में 2-4 ह्यूमन रिसोर्सेज ही होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि जो वह पर्सन, वह एम्प्लॉय जो एक कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानवीय संसाधन। मैं एक मानवीय संसाधन हूँ कंपनी के लिए। कंपनी का जो कर्मचारी है, चाहे वो CEO क्यों ना हो और चाहे वो पियोन क्यों ना हो, वो सभी कंपनी के नज़र में इकोनॉमिक्स की भाषा में वो मानवीय संसाधन है। तो आप HR डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। MBA करने के बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स निकल कर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट निकल कर आ जाते हैं कि आप उनसे पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेकर आप अपने आगे फ्यूचर बना सकते हैं। आप कॉमर्स ले रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन ले रहे हैं, इस बात का मैं विश्वास दिला दूं। कोई यदि आपको बोलता है कि भाई कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, ही और शी शुड मीट मी, उसको मेरे से मिलना चाहिए, मैं उसको ऑप्शंस गिना सकता हूँ। और दूसरी स्ट्रीम्स की मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ भीड़ है, यहाँ पर आपको कम है, हमें इजी होता है, थोड़ा सा इजी मिल जाता है। हमें हमारी लाइफ सेट करनी है। मेरा ये मानस रहता है कि हर बच्चा कॉमर्स का अगर है तो उसकी लाइफ सेट हो, उसकी लाइफ के अंदर वो कुछ ना कुछ करे, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, ही और शी शुड बी सेटिस्फाइड विद हिज नॉलेज, विद हिज लाइफ। ये कॉमर्स का स्कोप। और यकीन मानिए आप कॉमर्स के साथ जुड़ गए हैं या जुड़ने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कॉमर्स में जुड़ने के बाद आपके ये सारे ऑप्शंस बहुत कम बताए हैं, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस को मैं क्लासरूम में बताऊंगा और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि भाई आप पूछेंगे खुद मेरे से कि सर प्लीज़ मेरे को क्लैट के बारे में बताइए, CA के बारे में, BCom के बारे में, BBA के बारे में, MBA के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, तो फिर मेरे को बताने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सब चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन
केवल ओवरऑल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि बेटा बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं, इको फील्ड में, अकाउंट्स फील्ड में, बिजनेस फील्ड में। आप बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, उनका कॉल आता है रिसेंटली। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, सॉरी संडे की बात बता रहा हूँ बेटा। तो मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आता है, तो वो मेरे को मैसेज करा सुबह 7 बजे, संडे वाला दिन था, इस वजह से वो मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को कोई बुक रिकमेंड कीजिए। किसकी बुक रिकमेंड कीजिए? मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, उसके लिए मेरे को कोई बिजनेस की बुक रिकमेंड कीजिए। मैं सरप्राइज हो गया कि गंगापुर में समवन इज टॉकिंग अबाउट कॉमर्स बुक। कॉमर्स की कोई बुक ऐसी बता दीजिए मेरे को जिससे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं। मैंने उस मैसेज को बोला कि आई विल सी व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन। ओके, तो उसके बाद उसने कॉल किया मेरे पास 11-12 बजे। उसने डिटेल में मेरे से बात करी। यकीन मानिए एक नॉन कॉमर्शियल बंदा, दैट इज एज इज 35-40 ईयर्स, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, यदि कोई कॉमर्शियल स्टूडेंट्स है तो यकीन मानिए और लोगों के कंपैरिजन में वो अपने बिजनेस को और बेटर तरीके से और बेहतरीन तरीके से रन कर सकता है, क्योंकि उसको सब चीज़ें पता है। कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कितना वेजेस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट मुझे मिनिमम होना चाहिए, कितना मुझे आज एडिशनल प्रॉफिट हुआ, कितना लास्ट में, सब चीज़ों का हिसाब वो चुटकियों में रख सकता है, बिकॉज ऑफ कॉमर्स ओनली। वही मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा, ये वास्तव में मेरे साथ परसों ही हुआ है। तो ये होता है, बहुत सारे स्कोप्स हैं। बस हमारे यहाँ का मैं आपको बता दूं बेटा, गलत मत लीजिएगा, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये रह गया कि भाई हम साइंस को ही प्रमोट करेंगे, हम या फिर आर्ट्स में चले जाएंगे, कॉमर्स एक थर्ड ऑप्शन बचा दिया है, कि ऐसा नहीं है, कॉमर्स में बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉमर्स में हमें इको क्यों लेनी चाहिए, इको से हमें क्या बेनिफिट है। अब मैं, क्योंकि मैं मेरा सब्जेक्ट है बेटा इको, इस वजह से अब मैं इको पर आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो मुझे कॉमर्स में इको क्यों लेनी चाहिए, मैं इसके बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि इको के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, आपको 11th की अर्थशास्त्र में 12th में जाने के बाद आगे भी आपको इस सब्जेक्ट को, केवल इसी सब्जेक्ट की बात करता हूँ, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इजी पड़ता है ये सब्जेक्ट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आफ्टर आर 12th और आफ्टर आर ग्रेजुएशन, यानी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हमारे लिए इकोनॉमिक्स एक ऑप्शन प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू हम लोग हमारे जीके को क्लियर कर सकते हैं, और इको के रिलेटेड जो बहुत सारे, जो फाइनेंस रिलेटेड, फिजिकल रिलेटेड जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग 11th, 12th और ग्रेजुएशन पीरियड में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इको हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, इको हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, इको हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑप्शन देती है कि हम लोग अपनी जॉब को कर सकें। और सबसे बड़ी बात, जॉब तो एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, हम लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम हमारे ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं इसके थ्रू। यानी कि इको में पढ़ने के बाद आपको ग्रेजुएशन के आगे क्या करना है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग फाइट करेंगे, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ वास्तव में बेटा होता भी है। चलिए अब हम बात कर रहे थे 11th क्लास इकोनॉमिक्स की। 11th क्लास इकोनॉमिक्स में हमें बेटा 2 बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। एक बुक्स तो हमारी सांख्यिकी की होगी, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की देखने को मिलेगी। दूसरी बुक हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान देगी, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में हमें बताएगी। ये जो बुक पोर्शन है स्टैटिक्स वाला, सांख्यिकी वाला, ये हमें प्रोवाइड कराता है बेटा, ये हमें नॉलेज देता है मैथ्स की। आपने 10th क्लास में, 10th क्लास अभी आपकी गुजरी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा माध्य,
एक्स बार, मध्यिका, बहुलक, ये सब चीज़ें, मध्यिका यानी कि एम, बहुलक यानी कि जेड, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है 10th क्लास में। इन्हीं का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप आपको देखने को यहाँ सांख्यिकी में मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यही इन्हीं का विस्तृत रूप थोड़ा सा डीप में, और साथ ही साथ आप लोगों को इसके आगे के जो चीज़ें हैं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, जो कि कहाँ हेल्प करेंगी आपको। केवल 11th के हिसाब से बात नहीं कर रहा मैं, 11th में तो हेल्प करेंगी बेटा। 11th के बाद आप लोगों को ये हेल्प करती है हमारे ग्रेजुएशन में। यदि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देते हैं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हमें स्टैटिक्स का पर्टिकुलर एक बुक का 100 मार्क्स का पेपर आता है, सांख्यिकी का, और जो कि 11th की बुक का और विस्तृत पार्ट है। 10th पढ़ी, 11th में आने के बाद थोड़ा विस्तृत मिला, 12th में ये नहीं है, 12th में केवल थ्योरी है, 12th में केवल थ्योरी है, इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। 12th में मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम जब ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, तब हमें ये देखने को मिलता है। चलो और कहाँ यूज़ है सर? एक एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता रहा था, CS, ICW, क्लैट, उन चारों एग्जामिनेशंस की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, प्रारंभिक जो परीक्षाएं होती है, उसमें भी हमें इसके बारे में देखने को मिलेगा, इसके बारे में हमें डिटेल देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, सेकंड बात हो गई। अब और कहाँ मिलेगा सर? और बताओ। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे लेना, कोई भी, उन सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। चाहे आप राजस्थान का कोई एग्ज़ाम उठा के देख लो, RPSC दे लो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, LDC कुछ भी दे लो, या नेशनल SSC का एग्ज़ाम दे लो, CGL दे लो, या 10+2 दे लो, आपको वहाँ ये सारी चीज़ें, बस फ़र्क क्या पड़ता है बेटा, कम पढ़ रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आप लोग 11th क्लास में मेरे से स्टैटिक्स के अंदर पढ़ोगे, मैं एटलीस्ट आपको 11th में ही इतना कवर कराऊंगा कि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की फर्स्ट जो बुक है 100 मार्क्स की, उसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। अब 11th में ग्रेजुएशन की बुक को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट ईयर की को। एक बात और बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, आज फर्स्ट मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग, मैं अपनी बात बता देता हूँ, स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, 11th और 12th क्लास 2 क्लास होती हैं। 11th में हमारे ऊपर मार्क्स का कोई बर्डन नहीं होता। 11th में अगर आपके 2-4% ऊपर नीचे हो भी गई ना, कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन 12th क्लास में परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाती हैं तो बुरा लगता है, हमें भी लगता है और आपको भी लगता है, आपके पेरेंट्स को भी लगता है। तो 12th क्लास के अंदर तो टू बी सिंसियर, हमें केवल और केवल हमारी बुक्स, हमारी कॉन्सेप्चुअल बातें करनी चाहिए, जिससे हमारी परसेंटेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। वाइल 11th क्लास एक ऐसी क्लास होगी आप लोगों के लिए, आप टीचर्स से जितना पूछो उतना कम, मतलब होता है ना बाल की खाल निकालना, आपको वो करना है 11th क्लास में, आपको बाल की खाल निकालनी है। आप जितना पूछो उतना कम, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल, सर वहाँ क्या होता है, कहानी होनी चाहिए क्लास में, पढ़ाई हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज वाली स्टोरी होनी चाहिए। आई एम सिटिंग ऑन माई बेंच एंड एवरी वन इज स्पीकिंग एंड आस्किंग सम क्वेश्चंस, ये वाली बातें होनी चाहिए कि भाई मैं बैठा रहूं, सब लोग मेरे से पूछते रहें। ये बातें निश्चित रूप से अगर आएंगी, यकीन मानिए 11th बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आप लोगों की, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको नॉलेज दी जाएगी। आपको भविष्य में क्या करना है ये 11th में ही आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए आए हैं कुछ बच्चे, यार CA कर लेंगे, CS कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन वास्तव में क्या करेंगे ये अभी तक आप लोगों को नहीं पता। ये रियलिटी है, आपकी भले ही 10th क्लास में कितनी % बनी हो, लेकिन आपको अभी तक आपका विज़न क्लियर नहीं है व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर।
तो वो चीज़ आप लोग 11th में अपने टीचर से, मैं नहीं बोल रहा केवल मेरे से, सभी टीचर्स से डिस्कस करो, पूछो, जानो इसमें क्या ऑप्शन है सर, ये क्या हो रहा है, नई शिक्षा नीति आ गई है उसके बारे में बता दो, नहीं भाई बजट पेश हो रहा है उसके बारे में बता दो, टैक्स पॉलिसीज़ में क्या चेंज है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। आप इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे 11वीं में, यकीन मानो आपको इसका बेनिफिट 5 साल बाद जब आप किसी जॉब पर या किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होंगे वहाँ पर आपको मिलेगा कि ये 11th क्लास की जो बातें थी, इंटरेस्टिंग बातें जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड भी थी, वो हमें बेनिफिट दे रही है अब। तो उस पर आप लोगों को थोड़ा स्पेशली ध्यान देना है बेटे। तो ये तो हमारी सांख्यिकी हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट ईयर 11th क्लास में मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक से स्टडी कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें एक तो बात की गई है, फर्स्ट यूनिट है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला टॉपिक क्या आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, ये जो सेकेंडरी पार्ट होगा हमारा, स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता से लेकर उस समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। हम सभी जानते हैं हमारा देश 200 साल, लगभग 200 से ऊपर 200 साल तक विदेशी हुकूमतों के अधीन रहा था, जिसका मुख्य कारण स्टार्टिंग जो फेस कारण माना जाता है वो माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत की पहली विदेशी कंपनी थी जिसे हमने भारत में आने दिया। उसकी वजह से उन्होंने फूट डालो राज करो बहुत सारे और अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन हो गया। इतनी बड़ी जनसंख्या पर कुछ हज़ार सैनिकों ने आकर आक्रमण कर लिया और हम भोले वाले आपसी फूट के कारण उनको हमारे देश से खदेड़ नहीं पाए। लेकिन हमें इसमें काफ़ी बलिदान देना पड़ा, काफ़ी कुछ हमारे देश के साथ हुआ भी। हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो कि पहले एक हुआ करता था। बहुत सारी परेशानियां हमने उठाई, शायद उसमें हमारी भी कुछ ना कुछ गलतियां थी। तो उसको इकोनॉमिकली, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, उसका इकोनॉमिकली अर्थशास्त्र रूप में हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या पॉलिसीज़ बनाई गई, कैसे वो पॉलिसीज़ पर अमल हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले चैप्टर में हमें आर्थिक नियोजन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, नीति आयोग पढ़ा है, तो नीति आयोग के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में, सरकार क्या करती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है, हर साल योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं में कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं कि आने वाले साल में हम कैसे करेंगे, क्या हमारा ग्रोथ रेट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग की जाती है। ये हमारा सरकार की नीतियाँ। आगे हमें मिलेगा बेटा कृषिगत विकास, कृषि क्या है, उसके बाद हमें रोजगार, बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और फिर हम हमारे सामने आ जाते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक जो इकाई 5वीं है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसको आप लोगों को लिखना, पढ़ना और जीवन पर्यंत इसकी एक नोटबुक बनाकर रखनी है। आपको ये जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, इसका जो 5th यूनिट है, हमारी स्टार्टिंग की यूनिट्स में हम लोगों को क्या मिला, फर्स्ट वाली में स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, सेकेंडरी में हमको क्या मिला बेटा कि आर्थिक नियोजन, थर्ड वाली में हम लोगों को, और थर्ड और फोर्थ वाली में हम लोग क्या मिला, बेरोजगारी, कृषि, जनसंख्या, इन सब चीज़ों के बारे में। और 5वीं यूनिट में हमें मिलेगी राजस्थान जीके, यानी कि इकोनॉमिक्स की 11th क्लास में आप लोग राजस्थान जीके पूरी तरीके से जान जाएंगे केवल इस 5वीं यूनिट की वजह से। और आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है राजस्थान जीके की कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है। कहीं भी एग्जामिनेशन दो, सबसे पहले राजस्थान की तो दोगे ही दोगे, कभी ना कभी तो दोगे। और राजस्थान जीके आप लोगों को याद होनी चाहिए, और वो अगर आपको 11th में ही पढ़ने को मिल रही है तो फिर सोने पर सुहागा है बेटा। तो हमें 11th की इकोनॉमिक्स की बुक में जो राजस्थान जीके है उसको भी बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ना है। 2 चीज़ों पर मैं स्पेशली फोर्स दूंगा आपकी 11th क्लास में, जिसको आपको बहुत डीपली पढ़ना है। वो चीज़ है, एक तो हमारी सांख्यिकी,
जिसका बेनिफिट आपको मैथ्स के जो रीजनिंग के एग्ज़ाम से जो बीकॉम फर्स्ट ईयर की CS CS CPT उन सब में आपको देखने को मिलेगा। और वाइल दूसरी तरफ मैं आपको फोर्स करूंगा राजस्थान जीके को डीपली, इन दो चीज़ों को आप लोग बहुत डीपली, बहुत अच्छे से और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, केवल किताबी ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर लेना है। आगे तो मैं हूँ, आप हो, बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इस अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। कोई भी समस्या हो, कोई भी इंटरेस्टिंग बातें जाननी हो तो फिर हम लोग वापस मिलेंगे कुछ दिनों के बाद। मैं अपना फर्स्ट यूनिट के साथ मैं आप लोगों के सजेशंस भी मांगना चाहता हूँ कि मुझे पहले सांख्यिकी शुरू करनी चाहिए या भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र शुरू करनी चाहिए, तो दोनों में से मुझे आप बता दीजिएगा, वही टॉपिक हम लोग शुरू कर लेंगे। यदि आप नहीं भी बताओगे तो भी मैं कुछ ना कुछ शुरू करूँगा। ठीक है, आज का अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बता देना। और सबसे मेन बात, अगर कोई कमी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और उसके बाद मुझे ज़रूर बता देना कि इस चीज़ को मुझे सही कर लेना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बने रहिए और कोई भी डाउट हो तो निश्चित रूप से पूछिए। थैंक यू।